नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। कोरोना वायरस का संक्रमण गंभीर रूप धारण कर रहा है भारत में। अब तक सर्वाधिक पिछले 24 घंटे में 1290 लोगों की मौत का मामला सामने आया है और संक्रमण के जो मामले हैं वो 50 लाख के पार कर गए हैं, यानी 5 मिलियन के पार कर गए हैं। लेकिन इसी बीच संसद का कामकाज शुरू हो गया है और कई महीने बाद, यानी कि कोरोना वायरस के बाद जब लॉकडाउन के बाद दोबारा संसद खुली तो दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत की संसद में भारत की सरकार आम लोगों को गुमराह कर रही है। दो बड़े ऐसे मामले आए हैं जिसमें गलत बयानी से काम लिया गया है। तो आज के इस कार्यक्रम में सरकार के दो बड़े झूठ के बारे में हम आपको बताएंगे और बेहद गंभीर मामले हैं दोनों। एक मामला है कोरोना वायरस से जुड़ा हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में श्रमिक जब पहुंचे अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो गए, लाखों लोग किस तरह से उनके जाने को लेकर, उनकी मौत को लेकर दोनों मामलों में सरकार गलत बयानी से काम ले रही है। दूसरा महत्वपूर्ण मामला है कश्मीर को लेकर। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कोरोना वायरस के मामले में सरकार ने बाकायदा संसद में ये कहा कि उसके पास ये आंकड़ा नहीं है कि कितने लोग मारे गए हैं। इसके पास कोई डेटा नहीं है, सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो कितनी बड़ी तादाद में, उनकी तादाद क्या है, वो कितने लोग मारे गए हैं। और दूसरी बड़ी बात, पार्लियामेंट में ये भी कह दिया भारत की सरकार ने, गृह मंत्रालय ने, कि जो लाखों लोग आपने देखा था जा रहे थे, जो वायर की स्क्रीन पर भी आपको हमने दिखाया, लगातार आपको हर रोज़ हम ग्राउंड से भी रिपोर्ट दिखाते रहे कि वो फेक न्यूज़ की वजह से, कि उनको ये पता नहीं था कि कितने दिनों का लॉकडाउन होगा और वो चिंतित हो गए इसलिए चले गए। फेक न्यूज़ की वजह से ये जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको भागना पड़ा। तो माइग्रेंट वर्कर्स जो हमारे श्रमिक हैं उन्हीं के मामले में दो बड़े झूठ बोले गए। दूसरी बड़ी बात सरकार ने बोली है कि 223 लोग कश्मीर में जो हैं वो डिटेंशन में हैं, जम्मू कश्मीर में, लेकिन कोई भी हाउस अरेस्ट में नहीं है। कई कश्मीरी नेता जो हाउस अरेस्ट में हैं उन्होंने ट्वीट करके ये कहा है कि हम हाउस अरेस्ट में हैं। क्या हम झूठ बोल रहे हैं? क्या हमारा हाउस अरेस्ट में होना, हमारा बाहर न जाना, क्या ये सब कुछ झूठ है? दोनों मुद्दों पर विस्तार से मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले हम इस पर चर्चा कर लेते हैं कि जो मामला है पिछले, जो मैंने आपको बताया कि जो मौत को लेकर है, श्रमिकों की मौत को लेकर मामला है। द वायर ने भारतीय रेल के 18 जोन में दायर की आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन के आवेदनों से उसको ये पता चला कि श्रमिक ट्रेनों से यात्रा करने वाले कम से कम 80 प्रवासी मजदूरों की मौत हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि केंद्र के पास ये आंकड़ा नहीं है। सबसे हैरानी और दुख की बात यह है कि केंद्र के पास ये आंकड़ा है, क्योंकि आरटीआई, ये रेलवे, यानी कि रेलवे जो सरकार का ये एक अंग है, उसके ज़रिए हमारे संवाददाता धीरज श्रीवास्तव ने ये रिपोर्ट्स हमारे सामने लाई हैं, ये कि केंद्र सरकार के रिकॉर्ड में ये जानकारी उपलब्ध होने के बावजूद उसने इसको सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया। क्या मकसद हो सकता है इसको पब्लिक ना करने का, ना बताने का, कि आम लोगों को पता चले? एक वजह ये हो सकती है कि सरकार की बदनामी होगी कि इतनी बड़ी तादाद में लोग मारे गए। हालांकि ये सिर्फ 80 लोगों का मैं जिक्र कर रही हूँ। मैं आपको वो भी बताऊँगी कि जो इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रूप से जो रिसर्चर्स हैं और जो समूह हैं, उन्होंने ये बताया है कि 900 से ज़्यादा लोगों की कोरोना वायरस की ही वजह से अलग अलग, यानी कि लॉकडाउन जो बिल्कुल बेतरतीब तरीके से लॉकडाउन लगाया गया, उसकी वजह से कैसे 900 से ज़्यादा, 1000 से कुछ कम लोगों की मौत हुई है, वो भी मैं आपको आंकड़ा बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले ये आरटीआई से जो रिपोर्ट हमारे सामने जाहिर हो रही है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। तो सोमवार को संसद की कार्रवाई के दौरान लोकसभा में कुल 10 सांसदों ने प्रवासी श्रमिकों की मौत से जुड़े सवाल पूछे थे, लेकिन सरकार ने कहा कि उसके पास ये जानकारी नहीं है। फिर हमने जब आरटीआई दायर की तो रेलवे ने यह बताया कि 80 लोगों के मारे जाने की खबर है। तो इसके बाद जो श्रम और रोजगार मंत्री हैं उन्होंने ये कह दिया था कि ऐसा कोई आंकड़ा नहीं रखा जाता है, हम रखते ही नहीं है ऐसा कोई आंकड़ा। अब इसको लेकर जाहिर है आलोचना हो ही रही है कि जो लाखों की तादाद में प्रवासी जो मजदूर थे, कामगार मजदूर, वो निजी साधनों से और बसों के ज़रिए, ट्रेनों के ज़रिए, अलग अलग तरीक़ों से वो अपने घर की ओर गए थे। तो आरपीएफ की रिपोर्ट्स पहली बार ये स्पष्ट करती है कि श्रमिक ट्रेन में मरने वालों लोगों में कोरोना संक्रमित लोग भी शामिल थे, यानी कि वो लोग भी थे जिनको खुद कोरोना हो चुका था। अब सोचिए कि ये कोरोना लेकर ये लोग अपने गांव देहात पहुंचे होंगे, अपने घरों में इनके परिवार वाले, रिश्तेदार, उन सब तक भी संक्रमण पहुंचा होगा। अगर ये लॉकडाउन थोड़ा प्लान तरीके से हो जाता, सरकार अगर 3 दिन का वक्त दे देती, तो ये लोग शायद उस तरह से अपने घर चले जाते, इतने लोगों की जानें भी नहीं जाती, या भी यहीं अगर इनके रहने का, खाने पीने का इंतज़ाम होता, कोई आश्वासन मिलता इन गरीब लोगों को, तो शायद ये वायरस लेकर भी अपने घर नहीं जाते। ज़्यादातर लोग इनमें से जो बाकी के लोग हैं वो खांसी, बुखार, उल्टी होना, अचानक तबीयत बिगड़ना, इस तरह के लक्षण हैं। और जो दस्तावेज आरटीआई के जरिए हमें मिले हैं, इससे ये भी पता चलता है कि परिवार की मांग पर
कई मृतकों का पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया क्योंकि परिवार नहीं चाहता था, इसलिए उनकी इच्छा का सम्मान किया गया। तो भारतीय रेल के 18 जोन्स में से कुल 70 डिवीज़न हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 14 डिवीज़न से सूचना मुहैया कराई गई है, जिसके अनुसार इनके क्षेत्र में संचालित श्रमिक ट्रेनों में कम से कम 80 लोगों की मौत हुई है। यानी कि आप ये सोचिए कि अगर 14 के बजाय 70 डिवीज़न से जानकारी देते तो ये आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो क्या ये वजह है कि कॉम्पनसेशन ना देना पड़े सरकार को, इसलिए इस तरह का बहाना बनाया जा रहा है कि हमारे पास आंकड़ा ही नहीं है? वो लोग मारे गए, जो लोग रास्ते में इतनी परेशानी झेल कर अपने घर गए, वो सब फेक न्यूज़ हैं। भारत का गरीब आदमी सब फेक है। क्या उनकी ज़िंदगी फेक है? उनकी मौत भी फेक है, उनका आंकड़ा भी फेक है। आप और हम सब फेक हैं, तो फिर सच क्या है? सच्ची खबर क्या है अगर हम सब फेक हैं? तो जो इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स के बारे में मैं आपको बता रही थी, उन्होंने ये अध्ययन किया है कि 19 मार्च से लेकर और 4 जुलाई तक मौत के 971 ऐसे मामले सामने आए हैं जो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली कोरोना वायरस संक्रमण से जुड़े नहीं हैं, लेकिन उनसे जुड़ी जो अन्य समस्याएं हैं वो उनका कारण है। इस समूह में पब्लिक इंटरेस्ट टेक्नोलॉजिस्ट तेजेश जीएन और सामाजिक कार्यकर्ता और रिसर्चर कनिका शर्मा और जिंदल ग्लोबल स्कूल ऑफ लॉ में सहायक प्रोफेसर अमन भी शामिल हैं। इन्होंने अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स को इकट्ठा किया है और उनकी सूचना के हवाले से ये बताया है कि 19 मार्च से 14 जुलाई के बीच 971 मौतें हुई हैं जो कि लॉकडाउन से जुड़ी हुई हैं। फिर मैंने वही कहा कि कोरोना वायरस नहीं बल्कि लॉकडाउन से जुड़ी हुई हैं, बेतरतीब अनप्लान्ड लॉकडाउन। ये पूरा आंकड़ा नहीं है, उन्होंने सिर्फ कुछ अखबारों या न्यूज़ पोर्टल को इकट्ठा किया है। अब ये 3 जो रिसर्चर्स हैं कितना ये सब सामान इकट्ठा कर पाए होंगे। इनमें से 216 मौतें जो हुई हैं भुखमरी से हुई हैं, वित्तीय संकट की वजह से हुई हैं। लॉकडाउन के दौरान जब लोग पैदल अपने घरों को लौट रहे थे तो अलग अलग जो जगहों पर सड़क दुर्घटनाएं हुई उनमें 209 प्रवासी मजदूरों की मौत हुई है। इसके अलावा संक्रमण का डर, अकेलापन, लोगों का प्रतिबंध की वजह से वो लोग अपने घर नहीं जा पाए। 133 लोगों ने आत्महत्या कर ली। आप ये सोचिए, 133 लोगों ने आत्महत्या की है इस रिपोर्ट के मुताबिक, और श्रमिक ट्रेनों में 96 प्रवासी मजदूरों की मौत हुई है। क्वारंटीन सेंटर्स में लगभग 50 लोगों की मौत का आंकड़ा हमारे सामने आ रहा है। तो ये आप देखिए, गौर फरमाइए कि किस तरह से सरकार इन सब बातों को, इन सब आंकड़ों को झूठ करार दे रही है। ये सब कुछ फेक है। और आइए अपने संवाददाता धीरज से हम जान लेते हैं कि आरटीआई जो उन्होंने दायर किया उसकी जो रिपोर्ट सामने आ रही है उनका महत्व क्या है। देखिए, सरकार द्वारा ये कहना कि लॉकडाउन में श्रमिकों के मौत का आंकड़ा उनके यहाँ मेंटेन नहीं होता, ये बात बिल्कुल गलत है। द वायर ने भारतीय रेल के 18 जोन में आरटीआई फाइल करके उनसे ये जानकारी मांगी थी कि श्रमिक ट्रेनों में कितने लोगों की मौत हुई है, और अलग अलग विभाग ने भारतीय रेल के जो उन्होंने हमारे पास जो जानकारी भेजी है उसमें उन्होंने क्लियरली ये एक्सेप्ट किया है कि उनके यहाँ ये डेटा मेंटेन होता है। और उन्होंने जो हमें ये दस्तावेज भेजे हैं आरटीआई के तहत, उससे हम ये क्लियरली इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि श्रमिक ट्रेनों में कम से कम 80 लोगों की मौत हुई थी। और ये जो डेटा है ये भारतीय रेल के कुछ विभाग का है, क्योंकि 18 जोन में आरटीआई फाइल की गई थी, उसमें से कुछ ही विभागों ने हमें जानकारी दी, बाकी ने जानकारी देने से मना कर दिया। तो जाहिर बात है, अगर सभी विभागों का आंकड़ा हमारे सामने आता है तो ये एक बहुत बड़ा फिगर होगा। और ये मौत का जो आंकड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ श्रमिक ट्रेन के अंदर है। आपको पता है कि लॉकडाउन के दौरान श्रमिक जो हैं वो श्रमिक ट्रेन के अलावा बहुत बड़ी संख्या में पैदल गए थे, प्राइवेट गाड़ियों के ज़रिए गए थे और बसों के ज़रिए गए थे। और इन सब के दौरान जब वो मजबूर हुए शहर से गांव और अपने घर लौटने के लिए, ऐसे समय न जाने कितनी दुर्घटनाओं में श्रमिकों की मौत हुई। सरकार ये जानकारी क्यों नहीं साझा करने चाह रही है, इसका एक सबसे बड़ी वजह ये है कि जैसे ही ये डेटा ऑन रिकॉर्ड आएगा ये सरकार के लिए बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट होगा कि आखिर क्यों इतनी बड़ी दुर्घटना होने दी गई, क्यों सरकार समय रहते श्रमिक ट्रेन अगर पहले चला दिया होता या कोई और व्यवस्था कर दी होती तो हो सकता है इतनी जाने न जाती। दूसरी वजह यह है कि जब ये डेटा सार्वजनिक होगा तो लोग ये डिमांड करेंगे कि जो ये मौतें हुई हैं उन्हें उनके परिवार वालों को मुआवजा दिया जाना चाहिए, पता किया जाना चाहिए कि उनकी स्थिति क्या है। और जाहिर सी बात है, हो सकता है चुनाव में भी इसका एक बुरा प्रभाव पड़ सके भाजपा के ऊपर। अभी बिहार में चुनाव होने वाले हैं, कुछ महीने बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव होगा। तो मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि ये
सब अगर हर चीज़ों को देखें तो किसी न किसी तरीके से सरकार के लिए झटका ही होगा ये आंकड़ा। और सिर्फ श्रमिक ट्रेनों के लिए हम पुष्टि कर सकते हैं कि 80 लोगों की मौत हुई। और अब कश्मीर का मामला, जिसने भारत सरकार ने संसद में इस बात को लेकर ये कहा है कि 223 सिर्फ लोग हैं वो डिटेंशन में हैं और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हाउस अरेस्ट में हो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बाकायदा रिटन रिप्लाई में लोकसभा में ये बात कही गई है गृह मंत्रालय के जरिए। तो कश्मीर पर 1 साल से ज़्यादा गुजर चुका है, जबकि जो स्पेशल स्टेटस है उसको वापस लिया गया और ये कहा गया कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए इन लोगों को डिटेन किया जाना ज़रूरी है। पहले बड़े बड़े नेताओं को भी डिटेन किया गया, जिसमें एक पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती अभी भी डिटेंशन में बाकी हैं 1 साल गुजर जाने के बावजूद भी। तो फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को रिलीज़ कर दिया गया था मार्च के महीने में ही, एक के बाद एक। और इस खबर के आने के बाद कि जब गृह मंत्रालय ने कहा कि कोई भी हाउस अरेस्ट में नहीं है, पीडीपी के नेता वहीदुर रहमान पारा ने द हिंदू को बताया, द हिंदू की रिपोर्ट में ये देख रही हूँ, जिसमें ये कहा कि केंद्र सरकार जो है वो झूठ बोल रही है और वो खुद हाउस अरेस्ट में हैं। उन्होंने ये कहा कि 11 पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं उनकी पार्टी के वो भी हाउस अरेस्ट में हैं। ये ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि ब्लेटेंट लाइज इन द पार्लियामेंट बाय यूनियन मिनिस्टर्स दैट नो वन इज अंडर हाउस अरेस्ट. It has now been 7 months of house arrest and 6 months of detention for many of us since 5th August 2019. इसके अलावा नईम अख्तर पीडीपी के वरिष्ठ नेता, जिनसे आपको याद होगा कि वो हाउस अरेस्ट में ही थे, हमने स्काइप के ज़रिए उनसे बातचीत की थी, वायर पर ही आपको वीडियो का कार्यक्रम भी मिल जाएगा। उन्होंने ये कहा है, ग्रेटर कश्मीर अखबार को उन्होंने बताया कि वो अभी भी हाउस अरेस्ट में हैं। अपने बारे में कह रहे हैं, किसी और के बारे में ये तथ्य नहीं है, अपने बारे में बता रहे हैं कि वो हाउस अरेस्ट में हैं और वो सिर्फ 2 या 3 बार पूरे 1 साल में ऐसा हुआ है कि घर से बाहर निकले हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद लोन ने ये कहा कि सरकार जो है वो झूठ बोल रही है, साफ तौर पर उन्होंने ये कहा। हालांकि वो खुद जो हैं वो हाउस अरेस्ट में नहीं है, ये बात भी उन्होंने क्लियर कर दी, लेकिन उन्होंने कहा कि कई लोग ऐसे हैं जो कि हाउस अरेस्ट में हैं। आपको याद होगा सलमान सोज, जो कि मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, जम्मू कश्मीर के केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, उनका वो वीडियो जिसमें वो अपने घर की दीवार पर खड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि उनको निकलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा, लेकिन कोई ख़ास बात नहीं बन पाई। सोज साहब ने ये कहा है कि जो गृह मंत्रालय का जो क्लेम है वो मिसगाइड करना है पार्लियामेंट को बहकाना है, ये सोज साहब का कहना है। हालांकि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो प्रशासन है, वो हमेशा ये कहता रहा है कि वो आज़ाद हैं और डिटेंशन में नहीं हैं, लेकिन सोज साहब का वो वीडियो आप सब ने देखा था और तस्वीरें जो हैं वो झूठ नहीं बोलती हैं, वीडियो वो झूठ नहीं बोलते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि संसद, जो कि लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, जहाँ सरकार जिम्मेदार ठहराई जाती है, जहाँ सरकार से सवाल पूछे जाते हैं, जहाँ जनता के जो नुमाइंदे हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो वहाँ पर अपने कार्यक्रमों के बारे में, अपनी जिम्मेदारियों के बारे में आम जनता को जवाब देते हैं, वहाँ उस लोकतंत्र के मंदिर में आखिर सरकार क्यों गलत बयानी से काम ले रही है, क्यों झूठ बोल रही है, ये बेहद हैरानी की बात है। To receive instant updates on all videos from The Wire, click the subscribe button and hit the bell icon. Pay to support independent journalism. Click the link in the description and choose the amount you want to pay.